जोड़ने की कोशिश हो रही है। अभी एक बिल लाने की कोशिश हो रही है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ये बिल कब आएगा, क्या होगा, वो तो भविष्य कहेगा। लेकिन कम्युनल वायलेंस बिल के नाम से बिल आ रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि एक ऐसा बिल आ रहा है जिसमें राज्यों के पास जो दायित्व है उसको पूरी तरह केंद्र सरकार हथियार लेने जा रही है। और उसमें भी कुछ एनजीओ ने मिलकर जो बिल बनाया है, इस बिल में ये माना गया है कि कम्युनल वायलेंस के लिए घटना कुछ भी हुई हो, नुकसान किसी का भी क्यों न हुआ हो, लेकिन ये बिल मानता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मानता है कि हमेशा हमेशा इस घटना में मेजॉरिटी ही जिम्मेवार मानी जाएगी। अब बताइए, अब इसमें देखिए, अगर आप ये करते हो तो कश्मीर में क्या होगा? कश्मीर में कौन मेजॉरिटी में है? पंजाब में क्या होगा? वहां कौन मेजॉरिटी में है? फिर आप किस मेजॉरिटी को मानोगे? उस मोहल्ले की मेजॉरिटी को, उस नगर की मेजॉरिटी को, हिंदुस्तान की मेजॉरिटी किसको मानोगे? यानी एक प्रकार से अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण किस प्रकार से कानून लाया जाता है, और उसमें दूसरी एक खतरनाक बात जो लाई गई है, जिस पर मेरा महत्व रूप से कहना है, मुझे 356 का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब किस बात का उपयोग करना चाहते हैं? इस कम्युनल वायलेंस बिल के माध्यम से कुछ भी नहीं करने की जरूरत, किसी भी सरकार को गिराना है, उस राज्य में एक कौमी दंगल करवा दीजिए और दिल्ली सरकार उतने मात्र भर से निर्णय कर सकती है कि वहां की सरकार इसको संभाल नहीं सकती, इस सरकार को निकालो। ये कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए बिल नहीं लाया गया, कम्युनल वायलेंस के नाम पर सरकारों को गिराने के लिए बिल लाया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से देश चल पाएगा? अभी एक नया बिल आ रहा है आरपीएफ का, स्टेट विद इन स्टेट, यानी एक ही राज्य होगा, राज्य के अंदर दो सरकारें एक साथ काम करती होगी। आरपीएफ का बिल आ रहा है, रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट का। आज अगर रेलवे में कोई घटना घटती है तो कानूनन व्यवस्था यह है कि इंदौर के अगल बगल में अगर रेलवे में कोई दुर्घटना घटी है, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई चोरी हुई, कुछ हत्या हो गई, कुछ भी अगर क्रिमिनल एक्ट हो गया, तो वहीं जिस पुलिस थाने में वो रेलवे का इलाका पड़ता होगा, उस पुलिस थाने में उसको रजिस्टर किया जाता है और वो स्टेट जो मशीनरी है वो आगे की कार्यवाही करती है। रेलवे अपना कारोबार करती रहती है और स्टेट के ही लोग रेलवे पुलिस में भी बैठे होते हैं, रेलवे के अंदर पुलिस वाले होते हैं। अब ये बदल ये ला रहे हैं कि स्टेट विद इन स्टेट, ये जो पटरी पर का पूरा इलाका है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में रहेगा। वहां अगर कोई भी घटना होती है तो उसकी पुलिस, उसका कानून, उसके सारा कारोबार ऊपर से चलेगा। आपके इंदौर की घटना घटी, आपको कोई लेना देना नहीं। मुझे बताइए कैसे चलेगा? यानी स्टेट विद इन स्टेट, इस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पटरी पर नई सरकार दौड़ती रहेगी, एक अलग सरकार दौड़ती रहेगी। यानी भारत के संघीय ढांचे की जो मूल भावना है, उस मूल भावना को नष्ट करने का इस चालाकीपूर्वक किस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है। और जब कानून आता है पार्लियामेंट में, इतनी स्पीड होती है, कभी कभी तो 2-2, 5-5 मिनट में कानून पास हो जाते हैं, न सबको उतना अध्ययन करने का अवसर मिलता है। और एक बार कानून पास हो गया तो फिर वो शुरू हो जाते हैं, नहीं हमने तो पार्लियामेंट से पास करवा दिया, और बाद में परेशानियां भुगतनी पड़ती है। उनका मकसद अलग होता है। और इसलिए मैं आज डॉक्टर नागपाल जी के स्मृति व्याख्यान में जब आया हूं तब, और जो जीवन भर अपना देश, अपनी माटी की बात करते रहे थे, और तब जाकर के मैं जोर से इस बात को रखना चाहता हूं कि इस प्रकार की हरकतें भारत की एकता और अखंडता के लिए एक खतरा पैदा कर सकती है। आपकी राजनीतिक इच्छाएं कुछ भी क्यों न हो, लेकिन आपको
भारत की इस मूल आत्मा पर घाव करने का कोई अधिकार नहीं बनता है, कोई कारों का कोई अधिकार नहीं। हमने इस व्यवस्था के तहत रह करके विकास के नए नए रास्ते खोजने होंगे। और मित्रों, मैं गुजरात के अनुभव से कहता हूं, यही संविधान, यही कानून, यही व्यवस्थाएं, यही ब्यूरोक्रेसी, यही सिस्टम, यही फाइलें, देश आगे बढ़ सकता है। गुजरात उदाहरण है। तो संघीय ढांचे पर घाव करने की जो उनकी फेरवियां चल रही हैं, अभी एक और कानून आ रहा है, पब्लिक सर्विस प्रोटेक्शन एक्ट। ये सेवा के क्षेत्र के राज्यों के पास जो काम है उसको कंट्रोल करने की व्यवस्था दिल्ली से होने वाली है। अब आप मुझे बताइए, आप राज्यों के पास कोई अधिकार ही नहीं रहने देंगे तो दायित्व तो कैसे तय होंगे? अगर वो वहां की जनता की सेवा के क्षेत्र की जो दायित्व है उसको निभा नहीं पाते हैं और आप ये सारी चीजें दिल्ली से कंट्रोल करोगे तो देश कहां जाकर के खड़ा रहेगा? सिस्टम पूरी जो कितने सालों से विकसित हुई है और जिसको अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया था, वो अगर चरमरा जाएगी। एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण अगर संघर्ष का माहौल बन गया और राज्य और राष्ट्र लड़ते रहे तो देश की हालत क्या हो सकती है, ये चिंता मुझे सताती है भाई बहनों। और इस इंदौर की धरती पर इसलिए मैं बड़े आक्रोश के साथ इस संकट की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार की सोच कैसी है। मुझे बताइए, अगर इंदौर के किसी इलाके में पानी की पाइपलाइन लगानी हो और मेयर डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन भोपाल से अगर मध्य प्रदेश की सरकार कह दे कि नहीं वो पाइपलाइन कहां डालनी, क्या करना, वो हमसे पूछो पहले, तो इंदौर का भला हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? इंदौर के लोगों को इतना तो अधिकार देना पड़ेगा ना भाई, तुम मेयर हो, तुम्हारी यह कॉर्पोरेशन है, इलेक्टेड बॉडी है, कहां पाइपलाइन डालनी है, क्या डालनी है, तुम अपना फैसला करो, तुम अपना रिसोर्स जुटाओ और करो। यही होना चाहिए ना। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैंने मेरे गुजरात में तय किया कि हम लोगों को किचन तक पाइपलाइन से, टैप से गैस देंगे। अब बुरा काम तो है ही नहीं, वो गैस सिलेंडर मिलते नहीं है, परेशानियां होती है, वो सब जानते हैं। अब हमने रास्ता खोजा कि चलो भाई पाइपलाइन से किचन तक जैसे पानी मिलता है वैसे गैस मिले। अब मुझे पाइपलाइन डालनी थी और हमने करीब 2500 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क बनाने का प्लान बनाया, पैसे जुटा दिए। भारत सरकार ने मना कर दिया, नहीं लगा सकते हो। आप कल्पना कर सकते हो, भारत सरकार कहती है गैस की पाइपलाइन ये हमारे अधिकार क्षेत्र का विषय है। मोदी, तुम समझते क्या हो? मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मैं भारत सरकार से लड़ाई लड़ रहा हूं, भैया मुझे पाइपलाइन डालने की इजाजत दो। कितना अधिकारवाद! क्या देश ऐसे प्रगति कर सकता है क्या? अगर खुलापन नहीं होगा, जिसके अंदर सामर्थ्य है, उनको विकास का अवसर नहीं दिया जाएगा, तो ये देश मजबूत भी नहीं हो सकता और 21वीं सदी का नेतृत्व करने का देश का सामर्थ्य इस प्रकार की गलत नीतियों के कारण धीरे 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 हमारा सपना टूट जाएगा। अगर हम इन व्यवस्था को विकसित न करें तो क्या होगा? मित्रों, हमारे देश में एक जमाना था, आज विश्व व्यापार का जमाना है। सामुद्रिक व्यापार विश्व व्यापार में अहमियत रखता है। हर देश खरीदार भी है और हर देश कुछ कुछ बेचता भी है और पूरा विश्व एक प्रकार से कॉमर्स एंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है और कॉमर्स की एक्टिविटी अहम एक्टिविटी बन चुकी है। और अगर सामुद्रिक व्यापार मुख्य बनने वाला है तो आपके लिए पोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत अनिवार्य होता है और जितना आप डिसेंट्रलाइज करोगे उतनी विकास की संभावना है।
हिंदुस्तान के जितने भी मरीन स्टेट हैं, मैरीटाइम स्टेट जो है, उन सारे स्टेट को, एक जमाना था बंदर यानी मुंबई का, चेन्नई का, कलकत्ता का, यही 3-4 बंदरों की बात होती थी। धीरे धीरे सामुद्रिक व्यापार बढ़ता गया, बंदरों का विकास होने लगा और गुजरात ने उसमें इनिशिएटिव लिया। हमने कई बंदर बनाए, 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समुद्र किनारा है। और हम मानते हैं कि गुजरात का समुद्र किनारा ये भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बने। सिर्फ गुजरात की समृद्धि का नहीं, हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बने, ये सपना लेकर के हम काम कर रहे हैं। अभी भारत सरकार एक कानून ला रही है और वो कानून ये जितने पोर्ट सेक्टर है, कोस्टल एरिया है, मैरीटाइम सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा वो हथिया लेंगे और वो ही डेवलपमेंट करेंगे। जब ये व्यवस्था आप करोगे, आपने मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जो सदियों से पोर्ट थे, उससे आगे अपनी गाड़ी नहीं चली थी। आज हिंदुस्तान का प्राइवेट कार्गो 80% गुजरात के समुद्र किनारे से चल रहा है। 80% प्राइवेट कार्गो हमारे यहां से चल रहा है। अगर आप इस प्रकार से हथियार लेने की कोशिश करोगे, विकास कैसे होगा? लेकिन उनके मन में आया है। आपको हैरानी होगी कैसे कानून लाए। अगर आप मकान भी बनाना चाहते हो और कुछ फ्लैट और साइज और उस हो, अगर वो आप लाना चाहते हो तो एनवायरमेंट परमिशन आपको दिल्ली से लानी पड़ेगी। आप बताइए, आप एक 50 या 100 फ्लैट की स्कीम डालते हो तो आपका मेयर या कॉर्पोरेशन से काम नहीं होगा, भोपाल से भी नहीं होगा। दिल्ली में जब तक आप जूते नहीं घिसते, आप यहां मकान नहीं बना सकते। इतना सेंट्रलाइज व्यवस्था है, इतनी सत्ता हथियाने की कोशिश है, देश को कितने बड़े संकट के घेरे में डाल सकते हैं, इसका आप अंदाज कर सकते हो। और इसलिए भाई बहनों, भारत के संघीय ढांचे पर रोज नया कुठाराघात हो रहा है, रोज नए संकटों से भारत का संविधान गुजर रहा है। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि जागरूकता के साथ इसको हम कैसे लाएं। दूसरा एक काम कर रहे हैं ये लोग, बड़े उनके दिमाग किस प्रकार से चलता है, ये डिसेक्शन करने का विषय है। वे करते क्या है, पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए एक सोशल सेक्टर की योजना घोषित कर देते हैं और एक परिवार के एकाध व्यक्ति का उस पर नाम दे देते हैं। और शुरू में देश के अखबार वगैरह लिख देते हैं, क्या गजब योजना आई है, क्या है। और फिर सर्कुलर आता है, 50% पैसा स्टेट देगा, 50% केंद्र। भाई योजना बनाते से हमको पूछा था कि हमारे राज्य में इस योजना की जरूरत थी, और हम ये आपका नाम, आपका काम, आपकी सोच, आपकी सरकार, और 50% पैसा हमको देना था, हमारे राज्य के लोगों के टैक्सेस में तो देना। ये लगातार चल रहा है। और शुरू में कभी कभी क्या करते हैं, वो एक सर्व शिक्षा अभियान का काम लाए। प्रारंभ में कहा कि 85% अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 15% स्टेट देगा। मीटिंग हुई, सबने माना, चलो भैया ठीक है, कौन झगड़ा करेगा, जब आपने हमसे लूटना 15% मांगा ही है, कमीशन तो ले लो। सब मांग लिया सबने। एक साल के भीतर 85% से वो 65% पे आ गए, 35% बोझ स्टेट पे आ गया। और कहेंगे क्या, हम ये ले आए। अरे आप क्या लाए भाई, आप तो राज्यों की सारी योजनाओं को खत्म करके एक नया बोझ डाल रहे हो। ये उनके खेल चलते रहते हैं। अभी उन्होंने एक कानून कर दिया। अब कुछ सब्जेक्ट हमारे देश में ऐसे हैं जो राज्य और केंद्र के बीच में संयुक्त रूप से करते हैं, जैसे एजुकेशन है, कंकरर लिस्ट है। एजुकेशन में आपको कोई भी निर्णय करना है तो राज्यों से मशवरा करना ही पड़ेगा।
निर्णय आप कर सकते हैं, लेकिन राज्यों के सलाह मशवरा और सहमति के बिना नहीं कर सकते। उन्होंने राइट टू एजुकेशन का एक बिल लाया और दुनिया में भी ढोल पिट रहे, हम लाए बिल लाए बिल लाए। उन्हें यह पता नहीं कि इससे होना क्या है। आपको हैरानी होगी, उन्होंने जो बिल पास किया है, कानून बनाया है, उसके कारण मेरे जैसे राज्य में उन्होंने जो तय किया उसको अगर पूरा करना है, 1 वर्ष के भीतर भीतर मुझे 7,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। 90,000 नए टीचर लगाने पड़ेंगे, 80,000 नए कमरे बनाने पड़ेंगे। उन्होंने कानून बना दिया। तो कोई तो होगा कहीं कहीं जो पीआईएल करने की फैशन रखता हो। पीआईएल करने वालों की एक बड़ी जमात तय हुई है देश में। एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का बहुत बड़ा, वो तुरंत पीआईएल लगा देगा कि ये कानून पास हुआ है और यहां है नहीं। अब कोर्ट तो क्या करेगी? कोर्ट तो कानून देखती है। वो तुरंत कहेगी कानून पास हुआ है, दिल्ली में पास हुआ है, इसको लागू करो। अब आपको किसी को पानी देने की प्रायोरिटी है, आपको किसी बीमार को दवाई देने की प्रायोरिटी है, वो सारा काम बंद करो, तनख्वाह देने की प्रायोरिटी बंद करो। अभी भारत सरकार ने कहा ये करो भाई। आप मुझे बताइए कितना बड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा। 2 साल हो गए उन्होंने कानून पास किया, अभी तक लागू नहीं कर पा रहे। मैं प्रधानमंत्री से मिला, मैं कहा प्रधानमंत्री जी क्या कर रहा आप? ये गुजरात जैसा राज्य इतनी परेशानी से गुजर रहा है इस विषय में, और राज्यों की हालत क्या होगी? मुझे एक दिन शिवराज जी बता रहे थे, अगर ये वो करने जाते हैं तो एक ही साल में वो 13,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। कैसे कर पाएंगे? यानी वो कानून इस प्रकार से बना रहे हैं, राज्यों की स्थिति, राज्यों की हालत, उसकी ओर न कभी देखना न सुनना, अपनी मेहनत, क्यों? अपना पॉलिटिकल गाड़ी चलती रहे। जिस प्रकार से वो एक एक निर्णय करते चले जा रहे हैं, राज्यों को विश्वास में लिए बिना, राज्यों की आवश्यकता और क्षमता को देखे बिना, कुछ योजना ऐसी लाते हैं जो उनके राज्यों को अनुकूल हो, जहां यूपीए सरकार बैठी हो, के लोग बैठे हो, दूसरे राज्य को उसकी जरूरत तक ना हो, फिर भी उस पर थोप देंगे। सभी राज्य उनको कह करके थक गए कि आप बजट निकालिए, लेकिन उन राज्यों को पूछिए कि भी सोशल सेक्टर में, इस काम में आपके यहां कौन सा, वहां के जनजीवन, वहां की आवश्यकताओं को देखकर कौन सी चीज सूटेबल है, आप इवॉल्व कीजिए। हम आपको उसमें पार्टनरशिप करेंगे, कुछ मदद करेंगे।